आज हम बात करने वाले हैं एक मच डिबेटेड टॉपिक की, जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। सो लेट्स गेट रेडी फॉर एन इंफॉर्मेटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं हूं शबाना सैफी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिविल कोड, व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ दिस, advantages and disadvantages of implementing it, issues related to Uniform Civil Code, 21st and 22nd Law Commission's view on this matter, leading case laws associated with Uniform Civil Code. यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने से पहले हमें सिविल कोड के कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने की जरूरत है। सिविल कोड्स आर कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क्स दैट रेगुलेट्स पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स। यानी कि सिविल कोड प्राइमरीली पर्सनल लॉज को गवर्न करते हैं। ये एक ऐसा सेट ऑफ लॉ है जो डील करता है किसी व्यक्ति के प्राइवेट राइट्स से, जैसे शादी एंड डाइवोर्स। नाउ what is Uniform Civil Code? Uniform Civil Code unifies personal laws across a nation. It aims to replace various personal laws that are based on religious customs with a uniform set of laws that will be applicable to all citizens irrespective of their religion, caste, class and gender. इस definition से दो बातें clear होती हैं। पहली, यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे पर्सनल लॉज को रिप्लेस कर देगा, और दूसरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड सारी कंट्री के सिटीजन्स पर इक्वली अप्लाई होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो हमारा संविधान आर्टिकल 44 पार्ट 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आता है, जो कि स्टेट यानी राज्य को डायरेक्ट करता है कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉलिसीज बनानी चाहिए। Article 44 says the state shall endeavor to secure all citizens a uniform civil code throughout the country in India. यूनिफॉर्म सिविल कोड को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने और इम्प्लीमेंट करने के पीछे सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू प्रमोट फेयरनेस, इक्वालिटी एंड सोशल हार्मनी इन अ डाइवर्स सोसाइटी. Implementing a uniform civil code has both advantages and disadvantages. Let's explore some of them. ये बात तो सही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से जेंडर जस्टिस, इक्वालिटी इंश्योर होगी। यूसीसी से डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड मैरिज जैसे इश्यूज पर असमानता यानी कि डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, और एक लीगल फ्रेमवर्क हमारे पास होगा जो आज के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लॉज की जगह एक स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर स्टैब्लिश करेगा। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इससे पर्सनल, कल्चरल, रिलीजियस राइट्स इफेक्ट्स होंगे। Critics believe that diversity should be protected and respected, and imposing a uniform civil code might lead to cultural assimilation and erosion of individual identity. In a nutshell, uniform civil code promote equality and uniformity, provide equal status to all citizens, promote gender justice and women's right. Uniform civil code will support the national integration. It simplifies complex legal system, promote avoidance of conflicting judgments and legal ambiguities, whereas potential erosion of cultural and religious identities, opposition from minority communities regarding interference in personal matter, logistic difficulties in enacting comprehensive and uniform code, balancing uniformity with religion-specific custom and tradition, potential strain on judiciary and administrative system, difficulties due to India's diversity are some major disadvantages in implementing uniform civil code. लेकिन क्या सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा? यूसीसी को लागू करने से पहले कुछ बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। इंडियन सोसाइटी वेस्टर्न नेशंस की तरह यूनिफॉर्म नहीं है, ये रंगीन है। यहाँ सभी धर्म के अपने अपने रीति रिवाज हैं, त्योहार हैं, पहनने ओढ़ने का तरीका है, और सबको उनके पर्सनल लॉज गवर्न करते हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 जो हिंदू समाज में शादी और डाइवोर्स को गवर्न करता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो हिंदू कम्युनिटी में इनहेरिटेंस यानी विरासत को गवर्न करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 जो कि मुस्लिम समाज में शादी, तलाक एंड मेंटेनेंस से डील करता है,
Similarly, Christian Divorce Act 1869 deals with divorce in Christian and Parsi marriage, and Divorce Act 1936 deals with Parsi community. And there is a lot of complexities involved in interpreting different personal laws. इतने सारे personal laws हैं और सबको एक unified law में comprise करना is not going to be an easy task. और जब लॉ मेकर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोडिफाई कर रहे होंगे तो उन्हें रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। और जहां तक सवाल है कि आर्टिकल 44 का, तो ये डीपीएसपी का पार्ट है और डीपीएसपी का नेचर सिर्फ डायरेक्टिव है एंड डीपीएसपीज आर नॉट इन्फोर्सेबल पर से as mentioned under Article 37 of Part 4 of the Indian Constitution. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना इजी नहीं होगा, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपनी डाइवर्सिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। साथ ही इससे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन एंड आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर वायलेट हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है कि किसी भी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर से वॉइड होगा अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज द स्टेट मस्ट नॉट मेक लॉज दैट आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ द लॉ ड्राफ्टेड इंटरवीन विद एन इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट the said law will become void to the extent of contravention. सरल शब्दों में कहें तो अगर स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाती है और किसी भी तरह ये फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो ये वॉइड होगा। स्टेट को इस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ही सहजता के साथ डील करना होगा कि फंडामेंटल राइट्स किसी भी तरह से वॉयलेट ना हो। Now let's dive into the opinion of Law Commission, which plays a crucial role in shaping legal reforms. 21st लॉ कमीशन ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जस्टिस, इक्विटी, सोशल हार्मनी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना मुश्किल है क्योंकि इसके सोशल रिपरकशन होने की संभावनाएं हैं। साथ ही ये भी कहा इट इज़ नीदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल। इन सिंपल टर्म्स अभी यूसीसी की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। लॉ कमीशन ने सजेशन दिया कि यूसीसी को स्टेट ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करें जिससे यूसीसी की सोशल एक्सेप्टेंस बढ़े और देश की डाइवर्स रिलीजियस, कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट को कुछ खास नुकसान ना हो। लॉ कमीशन ने ये भी सजेस्ट किया कि यूसीसी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन एंड कंसेशन से बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर बात करें 22nd लॉ कमीशन की तो इट इशूड अ नोटिस टू सॉलिसिट व्यूज एंड आइडियाज ऑफ पब्लिक एट लार्ज एंड रिकॉग्नाइज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अबाउट यूसीसी। इस नोटिस से ये क्लियर हो जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना सेंसिटिव मैटर है और पब्लिक की एक्सेप्टेंस कितनी इंपॉर्टेंस है। What do you guys think about this step of law commission? Is it right way to get public acceptance? Lastly, let's explore some leading case laws associated with Uniform Civil Code, Muhammad Ahmad Khan versus Shahbano Begum and others. The Shahbano case was a landmark leading judgment in India that took place in 1985 and raised significant debates regarding the right of Muslim women in matter of divorce and maintenance. शाहबानो केस के फैक्ट्स की बात करें तो शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी। इनकी शादी मोहम्मद अहमद खान से हुई थी। कुछ टाइम बाद उनके हस्बैंड ने इनको तलाक दे दिया। डिवोर्स के बाद जब शाहबानो ने मेंटेनेंस की डिमांड की तो उनके हस्बैंड ने उनके इस डिमांड को नकार दिया, ये कहते हुए कि इस्लाम में मेंटेनेंस का प्रोविजन सिर्फ इद्दत पीरियड तक है। तब शाहबानो ने एक केस फाइल किया अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। ये सेक्शन मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स को। इश्यूज की बात करें तो द केस रेज्ड द इशू ऑफ मेंटेनेंस राइट for divorced Muslim women. The case highlighted the clash between personal laws based on religious customs and the constitutional guarantee of equality for all citizens. The case sparked a larger debate about the need of a uniform civil code in India. सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में फैसला सुनाया और उन्हें मेंटेनेंस ग्रांट की।
कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 सारे सिटीजन्स पर इक्वली अप्लाई करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ये जजमेंट एक प्रोग्रेसिव स्टेप की तरह देखा गया टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। इस जजमेंट के आफ्टर इफेक्ट की बात करें तो कंजर्वेटिव मुस्लिम ग्रुप ने इसको अपोज किया। उनका कहना था कि ये जजमेंट उनके रिलीजियस राइट को इन्फ्रिंज करता है, साथ ही साथ ये जजमेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस का प्रोविजन सिर्फ इद्दत पीरियड तक है, उसके बाद नहीं। अंडर प्रेशर्ड इंडियन गवर्नमेंट passed Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act in 1986। इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया और मेंटेनेंस के प्रोविजन को इद्दत पीरियड तक लिमिटेड कर दिया। शाहबानो केस हाईलाइट करता है टेंशन बिटवीन पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस कस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। इस केस ने एक डिबेट को जन्म दिया about the need for a uniform civil code in India जो प्रोवाइड करेगा कॉमन सेट ऑफ लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन। ये केस सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसने फोरफ्रंट किया जेंडर जस्टिस के इशू को और क्लैश बिटवीन पर्सनल लॉज एंड राइट्स। इसने हाईलाइट किया चैलेंजेस को इन बैलेंसिंग रिलीजियस फ्रीडम एंड इंडिविजुअल राइट्स, स्पेशली मैटर्स कंसर्निंग वीमेंस राइट एंड इक्वालिटी। अगला केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 is a landmark legal case in India that addressed the issue of bigamy। सरला मुदगल केस में एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई थी जिसमें एक पर्सन की दूसरी शादी और रिलीजन चेंज होने पर डिस्कशन हुआ। ये मैटर जनरल सिटीजन लॉ यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फैक्ट्स की बात करें तो 1995 में एक हिंदू महिला सरला मुदगल ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की। उनके हस्बैंड ने इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट होकर दूसरी शादी कर ली थी जो हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं था। सरला चाहती थी कि उनके हस्बैंड की दूसरी शादी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए। इस केस के इश्यूज की बात करें तो वेदर प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी एंड कन्वर्जन टू इस्लाम फॉर द सोल पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ सेकेंड मैरिज इज वैलिड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड का रिलीजन चेंज कर लेना हिंदू शादी को एंड नहीं करता है। मतलब अगर कोई पर्सन इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो इससे उसे दूसरी शादी करने की परमिशन नहीं मिल जाती है। ऐसे रिलीजन चेंज करने वाले पर्सन की दूसरी शादी अलाउड नहीं है क्योंकि ये हिंदू ट्रेडिशन के अगेंस्ट है। सरला मुदगल केस ने एक इम्पॉर्टेंट रूल स्टैब्लिश किया। ये क्लियरिफाई किया गया कि हिंदू मैरिज रिलीजन चेंज करने से एंड नहीं हो सकती और रिलीजन चेंज को दूसरी शादी के लिए यूज करना अलाउड नहीं है। ये मैटर सोशल इक्वालिटी और रिलीजियस फ्रीडम को स्ट्रेंथन करता है। The case highlighted the need for a uniform civil code to ensure a common set of laws that promotes gender equality and prevent the misuse of religious conversion for personal gain। अगर आप लोग इस लीडिंग केस के बारे में और जानना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू विजिट लीगल बाइट्स ऑफिशियल वेबसाइट। And that concludes our exploration of Uniform Civil Code. We examined the definition, constitutional provisions, advantages and disadvantages, the opinion of Law Commission and leading case laws. Remember, ये एक sensitive topic है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स को जन्म देता है और हमें इस पर खुले दिमाग से डिस्कशन करने की ज़रूरत है। साथ ही ऑपोजिट व्यू का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। If you found this video useful, please like, share and subscribe Legal Bites for more simplified legal discussion. Do not forget to give your views on the Uniform Civil Code in the comment section below.